ऐसे कीट जो कि हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, या ऐसी वीड्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं, उनको बाहर से लाने पर ऐसे सजा के प्रावधान होने चाहिए। नहीं तो वो क्या करेंगे कि ये पेस्ट जो है हमारे यहाँ पर भी आ जाएंगे और वो हमारे को नुकसान यहाँ पर पाए जाएंगे। तो इस प्रकार के भोजन में, या कहीं कि हम एडल्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, एडल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जिसमें जैसे आप वो ले रहे हैं, क्या कहते हैं, किसी का बीज ले रहे हैं और उस बीज में उसी के जैसे दिखने वाले जो बीज जो हैं वो मिला दिए जाते हैं, तो ये एक प्रकार का अडल्ट्रेशन है। मिसहैंडलिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड और दूसरे डिवाइस जो यूज किए जाते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, इनके लिए विधिक नियंत्रण जो है वो होना चाहिए। जैसे इसलिए एक जाति को दूसरे देश अथवा राज्य में फैलने से रोक सकते हैं। तो कीटनाशकों की बिक्री, जांच, इनका मानक स्तर, बनाने वाले का नाम, पता, आप देखेंगे कि कीटनाशकों का जो पैकिंग जो आती है उसके ऊपर ये सब जानकारी देना मैंडेटरी है कि उसमें क्या क्या चीज़, कंपोजिशन क्या है उसका, जिससे कि हमें पता चल सके कि ये किस प्रकार के कीटों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उसके लिए कानून बने हुए हैं जिनसे हम इनको रोक सकते हैं। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं रासायनिक नियंत्रण पर। तो ये सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको काम में लेते हैं, इस विधि को। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। अब कीटनाशक क्या चीज़ है? कीटनाशक जो है वो ऐसे रासायनिक या जैविक पदार्थ का मिश्रण है जो कीड़ों के दुष्प्रभाव को कम करता है या उन्हें मार देता है, और इसका उपयोग हम फसलों में पेड़ पौधों को बचाने के लिए करते हैं। तो कीटनाशक जो हैं किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उसके आधार पर हम इनको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। 4 समूह हैं इसके। अब आप इसको समझिए कि ये किस प्रकार से हैं। तो हमने पहला जो क्लासिफिकेशन हमने किया वो है कि ये कीटों में किस प्रकार से पहुंचेंगे, इसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। जैसे कीटों के शरीर और अंगों में कीट विष यानी कीटनाशक के प्रविष्ट होने की विधि क्या होगी, उसके आधार पर इसके 4 प्रकार जो हैं वो हैं। पहला है आपका आमाशय विष। आमाशय विष का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कीटनाशक जो कि उसके आहार नाल में या उसके पेट में पहुंच करके और उसको नष्ट करते हैं, यानी जब वो इनको खाएगा तो उसको नुकसान होगा। तो जब वो खाता है तो रक्त में पहुंच जाएंगे या अवशोषित होकर के, और उसके बाद दूसरे अंगों में पहुंचेंगे और वो नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे कीटों के विरुद्ध हम इसको काम में ले सकते हैं जिसमें कि चबाने वाले उपांग जो है, मुखांग जो है वो पाए जाते हैं, या जो स्पंजिंग टाइप के होते हैं, यानी जो अपना भोजन जो है वो चाट करके और लेते हैं, या साइफन टाइप का हो जो चूस करके लेते हैं, या लेपिंग टाइप के मुखांग जिनके होते हैं। इन विष का उपयोग उच्च श्रेणी के प्राणियों के लिए भी किया जाता है, और ये तब प्रभावी होते हैं जब कीट जो है वो इसका भोजन करता है, विष का लगा हुआ भोजन करता है, और या विष में अपनी जो जैसे वो घूम रहा है, और कीटों की आदत होती है कि वो आपके प्रैक्टिकल में भी है या वहाँ देखेंगे हम कि कॉकरोच जो है अपने एंटीना को मुंह से साफ करता रहता है। तो अगर उसके एंटीना पर भी ये लग गया और वो मुंह से साफ करेगा तो मुंह के अंदर जो है वो चला जाएगा विष, और ये कीट जो है वो नष्ट हो जाएंगे। तो इनका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो पहली चीज हो गई कि इनको छिड़क करके या पाउडर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, और ये काटने, कुतरने और चबाने वाले जो मुखांग वाले कीट होंगे उनके लिए काम में लिया जाएगा, और जो सजावटी पौधे और वृक्ष हैं उनको बचाने के लिए इसका काम हम करते हैं। लेड आर्सेनेट को पाउडर के रूप में छिड़का जाता है। इसी तरह से एक सोडियम आर्सेनेट है जो कि छिड़क करके काम में लिया जाता है, और दीमक के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। तीसरा है आपका पेरिस ग्रीन।
पेरिस ग्रीन जो है इसको कॉपर एसिटो आर्सेनाइड भी कहा जाता है। ये अंडों के लार्वा तथा प्यूपा को नष्ट करने के काम में लिया जाता है। देन सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड को जल में घोल करके और काम में लिया जाता है। ये तिलचट्टों के लिए या मुर्गी के जो पंख हैं उनमें जो लाइस या जूं जो पाई जाती है उसके नियंत्रण के लिए काम में लिया जाता है। इसी तरह से एक और कंपाउंड है सोडियम फ्लूओसिलिकेट। ये सोडियम फ्लूओसिलिकेट जो है वो कीटों का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है कि कपड़ों को जो खाने वाले जो मौत होते हैं उनको मारने के लिए ये प्रलोभक के रूप में रखा जाता है। तो वो जब इसको खाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह से एक और कंपाउंड है क्रायोलाइट, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। इसको जो सब्जियों के ऊपर जो कीट पाए जाते हैं उनके ऊपर छिड़क करके या पाउडर के रूप में वहां डाल दिया जाता है जिससे कि वो इसको खा करके और मर जाते हैं। ओके। दूसरा प्रकार है कॉन्टैक्ट पॉइजन या स्पर्श विष या संपर्क विष भी इसको कहा जाता है। ये कब मारेगा उनको? जबकि ये उनके कांटेक्ट में आता है, यानी उनके शरीर पर ये कहीं पर भी लग जाता है तो वो उसको मार देता है। ये क्या करता है कि जो जॉइंट की पर में आर्थोडियल मेम्ब्रेन्स जो है वो पाई जाती है या उसके शरीर पर जो झिल्लियां हैं उनसे ये शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और कीट को ये मार देता है। तो इनका उपयोग किस प्रकार से करेंगे हम? या तो स्प्रे कर दें या डस्ट के रूप में सीधे कीट के शरीर के ऊपर डाल दिया जाता है, या जहां पर पेस्ट जो बार बार आ रहा है वहां डाल दिया जाता है तो कीट जो है वो इसके संपर्क में आकर के और नष्ट हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से हम किन चीज़ों को काम में लेते हैं? पहली चीज़ है इसमें अकार्बनिक यौगिक, जिसमें हम सल्फर पाउडर, सोडियम फ्लोराइड और आर्सेनिक, एंटीमनी, थेलियम, मरकरी और फास्फोरस के बने जो यौगिक हैं उनको काम में लिया जाता है। गंधक, खनिज तेल, डीजल, क्रूड तेल, एनिमल फीड और मछली के तेल से तैयार किया गया साबुन, ये सभी अकार्बनिक यौगिक हैं और इनको हम इसके अंदर काम में लेते हैं। जो कार्बनिक यौगिक हैं, खनिज तेल, डीजल, क्रूड, टार, मछली का तेल हो गया। उसके बाद कार्बनिक यौगिक सल्फेट के रूप में निकोटीन, पायरिथ्रम, नीम का एक्सट्रैक्ट और रोटिनोन। और कुछ हमारे संश्लेषित कार्बनिक यौगिक हैं जैसे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन और कार्बेमेट्स हो गए, जैसे डीडीटी। नाम इसका आप ध्यान रखें, डीडीटी और बीएचसी का फुल फॉर्म पूछा गया है एक बार कि डीडीटी का पूरा रूप बताइए, तो ये नाम आप याद रखिए, डाई क्लोरो फॉर डी, डाई फिनाइल फॉर सेकेंड डी एंड ट्राई क्लोरो एथेन फॉर टी। तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? डाई क्लोरो डाई इथाइल ट्राई क्लोरो एथेन। और आप जानते हैं डीडीटी का छिड़काव जो है वो मच्छरों के लिए किया जाता है। एक और कंपाउंड है आपका BHC, इसको हम कहते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड ये घरेलू कीटों के ऊपर और फसल के कीटों के ऊपर भी डाला जाता है, क्योंकि डीडीटी जो है उसको कम काम में लिया जाने लगा है, क्योंकि मच्छर जो है वो इसके लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न जो है वो कर चुके हैं। तो इसके अलावा ये वातावरण में भी काफ़ी समय तक रहता है। हाँ, इसके लिए BHC का उपयोग या गैमेक्सिन भी इसको कहा जाता है, जो कि सफ़ेद और भूरे रंग का होता है और ये डीडीटी की तुलना में थोड़ा कम हानिकारक जो है वो होता है। ओके, तो ज़्यादातर BHC पाउडर जो है आपने देखा होगा कि बॉक्स वगैरह के और वहाँ पर पाउडर के रूप में छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे जो आपका लेपिस्मा है, सिल्वर फिश जिसे हम कहते हैं, वो इसको नहीं खा पाती है। एक हो गया आपका मेलाथियोन, ये भी डीडीटी से कम हानिकारक है। ये भूरे और पीले रंग का होता है और इसकी गंध जो है लहसुन के समान होती है, लेकिन बहुत तेज होती है। तो ये डीडीटी की तुलना में कम हानिकारक है, लेकिन कीटों को ये नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह से पेराथियोन जो है वो मनुष्यों के लिए हानिकारक है। अब आप अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि गलती से कीटनाशक का सेवन कर लिया इसलिए मृत्यु हो गई है ना, तो हमें पूरी सावधानी जो है रखनी चाहिए यहाँ पर। और फल और सब्जी के कीटों के लिए भी इसको स्प्रे किया जाता है। तो जितने भी फल और सब्जी हम लेते हैं उनको अच्छी तरह से धो करके और खाना चाहिए। इसी तरह से पायरिथ्रम जो है वो क्राइसेंथेमम
फोलियम, एक प्लांट है ये, क्राइसैंथेमम साइनेरेफोलियम, इस पौधे से मिलता है हमें ये। और ये घरेलू और पशुओं के ऊपर जो नाशक कीट लग जाते हैं उनको खत्म करने के काम में आता है। इसी तरह से एक और है आपका रोटिनोन, जिसके बारे में पहले भी बताया था मैंने आपको। तो रोटिनोन क्या करता है कि ये लेगुमिनेसी कुल के पादप डोरिस और क्यूबो एंक्रेका, इनके जड़ों से हमें ये मिलता है। और ये प्लांट जो है वेस्ट इंडीज, दक्षिण अमेरिका और यूएसए में उगाए जाते हैं और मछली के विष के रूप में जाने जाते हैं। तो वहाँ के निवासी हैं जो वो क्या करते हैं कि पानी के अंदर इनको डाल देते हैं, पौधे की जड़ों को। तो आसपास जो कीट हैं, वो मछलियाँ जो हैं वो बेहोश हो जाती हैं, तो उनको ये अपने खाने के काम में ले लेते हैं। क्योंकि ये जो है वो जो रीढ़धारी प्राणी हैं उनके लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जो बिना रीढ़ वाले जंतु हैं उनको ये नुकसान पहुंचाता है। ओके, देन एल्ड्रीन। एल्ड्रीन को पाउडर या इमल्शन या कणों के रूप में काम में लिया जाता है। ये टिड्डी, दीमक और कपास के नाशक कीट के ऊपर डाला जाता है। ये मनुष्य और जंतुओं के लिए बहुत विषैला होता है, यानी हमारे को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। एक आपका टॉक्सोफेन। टॉक्सोफेन जो है ये मोम के समान एक पीले रंग का मोम के समान ठोस होता है और पीले रंग का ये होता है। तो काम क्या करता है ये हमारा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर घुल जाता है। तो ये सब्जी, फसल और जो हमारे पशुधन हैं उनके ऊपर जो कीट लगते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए काम में ये लिया जाता है। ओके, देन तीसरा प्रकार इसके अंदर अगर हम देखें वो है आपका सिस्टमिक या दैहिक सर्वांगी विष, इसको कहा जाता है। तो ये विष जो है वो पहले जो दो विष हमने पढ़े हैं, आमाशय विष और कॉन्टेक्ट वाले, उन दोनों के रूप में काम करता है। यानी इसको ये शरीर के कांटेक्ट में आने पर भी उसको नष्ट कर देगा, जब वो इसको खा लेंगे तब भी ये नष्ट कर देता है उनको। तो दैहिक विष को पौधे की जड़ तनों या पत्तियों या बीजों में उपयोग किया जाता है। तो ये विष जो है उनके द्वारा शोषित कर लिया जाता है, और जब कीट जो है वो वहाँ से भोजन लेते हैं पौधों से, तो ये विष उनके अंदर पहुँच जाएगा और उनको मार देता है। ये इसमें मुख्य रूप से जो छेदक होते हैं, भेदने वाले और फलों से जूस लेने वाले, चूसने वाले जो है उपांग जिनमें होते हैं, उन कीटों के लिए ये प्रभावी होता है, दैहिक या सर्वांग विष। देन फ्यूमिगेशन। नेक्स्ट जो मेथड है आपका वो है फ्यूमिगेशन। ये भी एक अच्छी विधि है, फ्यूमिगेशन करके और हम कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें गैस जो है वो उपयोग में ली जाती है। तो ये श्वसन तंत्र में चले जाते हैं और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे कि कीट जो है बेहोश होकर के और मर जाते हैं। तो इनको भंडार गृह में, वेयर हाउस में, म्यूजियम में, मनुष्य के आवास में, जैसे हम फ्यूमिगेशन कहाँ काम में लेते हैं, आप जो है ऑल आउट वगैरह, ये जो गुड नाइट जो चलाते हैं अपने घर के में, जो लिक्विड है ना, तो उसमें गर्म होकर के और वो उसका फ्यूमिगेशन होता रहता है, जिससे कि जो इंसेक्ट जो है वो मर जाते हैं। लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होने चाहिए ऐसे सब्सटेंस, उनको उन्हीं को उपयोग में लाना चाहिए। तो सामान्यतः जो ऐसे पॉइजन है इनको HCN, कार्बन बाइसल्फाइड या एथिलीन डाइक्लोराइड, फॉस्फीन या मिथाइल ब्रोमाइड होते हैं, जिससे कि वो कीट तो मर जाएंगे, लेकिन हमारे को उससे नुकसान जो है वो हो सकता है कुछ पदार्थों से इसमें। तो उनका उपयोग करने में हमें सावधानी रखनी चाहिए। एक हम रिपेलेंट काम में ले सकते हैं, जैसे ये अपनी दुर्गंध से कीटों को भगा देते हैं, जैसे डाइमिथाइल थैलेट, इंडोलेस या पाइन टार जो है चीड़ का तेल, उनको लगाने पर ये दूर भाग जाते हैं। इसका हम कहाँ काम में लेते हैं, जो ऐसी क्रीम वगैरह जो आती है मॉस्किटो रिपेलेंट, जो हम हमारे शरीर के ऊपर लगा देते हैं, जैसे ओडोमॉस वगैरह हैं, उनको अगर अपने शरीर के ऊपर लगा दिया तो कीट जो है वो इनकी गंध से दूर भाग जाता है। लेकिन इसका ऐसे पदार्थों का उपयोग करना चाहिए जिनकी गंध जो है वो हमें परेशान नहीं करे, है ना। वो हमें भी परेशान करेगी तो ज़्यादा मानसिक रूप से कष्ट आपको होगा। अब ये प्रतिकर्षक हैं एक तरीका। दूसरा बुरे स्वाद वाले या दुस्वाद वाले पदार्थ जो है कहते हैं,
ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी वजह से कीट दूर नहीं भागते हैं, भोजन पदार्थ पर ही रहते हैं, परंतु इनके प्रभाव से वो अपने भोजन ढूंढने की और स्वाद ग्रंथियों की क्रियाशीलता को खत्म हो जाती है, जिससे वो भोजन के ऊपर रह करके भी उसको नहीं खा पाते हैं। जैसे आपका नीला तोता, यानी नीला तोता किसको कहते हैं? कॉपर सल्फेट। ओके, देन एक होता है आपका आकर्षी। आकर्षी पदार्थ जो इसको भी हम काम में ले सकते हैं। ये कीटों के व्यवहार में परिवर्तन जो है वो कर देते हैं और इनके कारण से इनके भोजन, अंडे देने के लिए इनको आकर्षित किया जाता है। एक्चुअली आकर्षी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कीटों के द्वारा ही स्रावित किए जाते हैं। जैसे हम बाद में एक बिहेवियर में पढ़ेंगे, जिप्सी मॉथ, लेमेंटेरिया डिस्पर। ये क्या करता है कि फीमेल की गंध को कई मील दूर से सूंघ लेता है और उसकी ओर ओरिएंट होता है, यानी उसकी ओर जाता है ना। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? फिरामोन्स। ये बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं हमारे, या हार्मोन, एलोमोन, केरामोन जो हैं उनको हम इसके अंदर ले सकते हैं। जैसे ट्रिमड्यूलोर, कूलोर और मेथिलीन यूजिनोल, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि कीटों को आकर्षित करते हैं। अब क्या करेंगे कि हम किसी जगह के ऊपर, मान लीजिए कि हमने इंसेक्टिसाइड डाल रखा है, कीटनाशक डाल रखा है, लेकिन कीट वहाँ कैसे आए, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इनको जो अट्रैक्ट करने वाले फेरोमोन है वो वहाँ डाल देंगे, तो पूरे खेत में से आपके कीट जो है वो निकल करके और उस जगह के ऊपर आ जाएंगे। और क्योंकि आपने वहाँ पर मैकेनिज्म कर रखा है कि वो जैसे ही वहाँ आए वो उनके ऊपर स्प्रे हो जाए, या जैसे आपने पहले कोई पाउडर जो है इंसेक्टिसाइड वहाँ काम में ले रखा है, तो जैसे ही वो यहाँ आएंगे और आपका वो नष्ट हो जाएंगे। ओके, तो कीटों को एक जगह पर एकत्रित कर देते हैं और उनको, या हम विषैला भोजन रख दें वहाँ पर जिसको खा करके और वो मर जाएं, तब भी हम इसको काम में ले सकते हैं। ओके, अब कीटनाशकों का जोखिम क्या है कि इनसे सभी जीव प्रभावित होते हैं, है ना, कि ये कुछ न कुछ जो है दूसरे जीवों को भी प्रभावित करेगा। जैसे हम क्या करते हैं कि पेस्ट जो है कीट के अलावा, जैसे आपका चूहा भी जो है पेस्ट है, ये भी हमारे उसको खत्म करता है, तो हम चूहे मारने की दवा रख देते हैं। इसको अगर जैसे कोई दूसरे जानवर खा गए, हमारे जो पालतू जानवर है वो उन्होंने अगर खा लिया तो उनकी डेथ हो जाएगी, या गलती से मानव ने इसको कंज्यूम कर लिया इन पॉइजन्स को, तब भी उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा DDT जो है वो ब्लड कैंसर का कारक है। ये आपके ल्यूकोसाइट काउंट को बढ़ा देती है और इसका बायोमैग्निफिकेशन होता है, जिसकी वजह से वल्चर की पॉपुलेशन DDT और BHC के वजह से कम हुई ऐसा माना जाता है। हालांकि इसका कोई प्रमाण जो है हमारे पास में ऐसा फुल प्रूफ प्रमाण जो है वो नहीं है। तो BHC जो है ये भी कार्सिनोजेनिक है, ये कैंसर जो है वो करता है। इसके अलावा कीटनाशकों के कारण अगर आपने देखा होगा तो उल्टी दस्त हो जाती है हमारे को, लीवर के रोग हो जाते हैं, कैंसर जो है वो हो जाता है। आपको अगर ध्यान हो तो एक ट्रेन जो है वो कैंसर ट्रेन कहलाती थी, जिसमें जोधपुर बीकानेर साइड से काफ़ी लोग जो हैं वो जयपुर की तरफ जो हैं वो कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते थे। इसी तरह से पंजाब में जहाँ पर कि बहुत अधिक कीटनाशकों का उपयोग किया गया था, वहाँ पर भी कैंसर के पेशेंट्स का नंबर जो है वो बढ़ने लग गया था, है ना। इसके अलावा पॉल्यूटेंट तो ये है ही, तो इसलिए वैज्ञानिक जो है इन पर निर्भर, केवल कीटनाशकों पर निर्भर होने की बजाय हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी जिसमें हम बायोलॉजिकल और फिजिकल फैक्टर्स को भी काम में लेते हों, इनको काम में लेना चाहिए। तो जैविक नियंत्रण में पहले बताया था मैंने आपको, जीवों के उपयोग से ही कीटों को नियंत्रित करने की एक विधि ये होती है, जिसमें उनके प्राकृतिक दुश्मन, जैविक नियंत्रण एजेंट या जैसे शिकारी जो परजीवी हैं और रोगजनक हैं और उनसे जो कम्पीट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा जो एडाइसोन हार्मोन है, अगर हम इनका श्रावण इसके ऊपर कर दें तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका डेवलपमेंट पूरा होने के पहले उसमें मेटामॉर्फोसिस होने लग जाता है, जिसके कारण से उसकी बॉडी जो है वो कमजोर रहेगी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो एजिरेटम पौधा जो है उससे एडाइसोन के समान पदार्थ जो है वो निकलता है। ये क्या करता है कि निर्मोचन से पहले ही उसको
कीट को अगली अवस्था में ले आता है और उसका विकास जो है वो वहाँ पर रुक जाता है। इसी तरह से फेरोमोन का उपयोग और रेडिएशन का उपयोग भी हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो जैविक नियंत्रण का लाभ क्या है कि जैविक नियंत्रण का जो लाभ है वो ये है कि एक बार होने पर ये स्थायी हो जाता है और इसमें कोई खर्च जो है वो नहीं आता है और ये सुरक्षित भी है, जैसे कि हमारे को कोई नुकसान ये नहीं पहुंचाएगा। तो इसके जैविक नियंत्रण के खिलाफ कीड़े जो हैं वो कभी भी प्रतिरोधकता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हमने डीडीटी छिड़क दिया है वहाँ पर तो भी ये हमें नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और भी अगर हम देखें इसके अंदर तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में नींबू की फसल पर एक परजीवी है आइसेरिया परचेसी। नींबू की फसल पर आइसेरिया परचेसी पर रोडेलिया कार्डिनेलिस जो लेडी बीटल है उसकी मदद से नियंत्रण किया गया। वहाँ लेडी बीटल को छोड़ दिया गया और इसने क्या किया कि 5 साल में उन सभी कीटों को वहाँ से इरेडिकेट कर दिया। इसी तरह से गन्ने में चिलो इन्फस कैटलस का नियंत्रण करने के लिए कोर्साइरा के अंडे जो है वो एकत्रित किए गए और इसमें ट्राइकोगेमा ऑस्ट्रेलिकम परजीवी जो है वो डाल दिया गया। तो 2-3 दिन में कोर्साइरा के अंडों के भीतर भी परजीवी प्रवेश कर गए और ये परजीवी जो हैं वो की वजह से क्या होता है कि उसकी जो इल्लियाँ वो लटकी हुई अवस्था में ही रह जाती हैं और ये उनको नष्ट कर देते हैं। इसी तरह से ताइवान की ट्री ऑस्ट्रेलिकम प्रजाति जो है वो तमिलनाडु में गन्नों के जो नाशक कीट हैं उनको नियंत्रित करने के लिए काम में ली जाती है। इसी तरह से एप्पल जो है उसका एक नाशक कीट होता है एरियोसोमा लेनिजेरा। इस एरियोसोमा लेनिजेरा की ये एक एफिड है, ये इसका नियंत्रण एफिलेनिस मेली दूसरे कीट के द्वारा किया जाता है और बहुत सफलता में मिली है इसमें बीटी जिसको हम कहते हैं बैसिलस thuringiensis, है ना। ये जो है वो इसके जो बीजाणु हैं उसका भक्षण कीट की लार्वा अवस्था कर लेती है तो ये उसकी आंत्र में जाकर के और रोग उत्पन्न जो है वो कर देते हैं। इसी तरह से मक्का यानी भुट्टा जो बनता है हमारा उसमें एक छेदक होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए प्रोटोजोआ पेरिजिया पायरेट को नियंत्रित किया जा सकता है। अब कीट जो है वो इसके अगेंस्ट में कोई भी प्रतिरोधकता उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे डीडीटी के लिए हमने कहा कि कीटों में प्रतिरोधकता जो है वो उत्पन्न हो गई थी, ओके। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम आप पढ़ें इसको एक बार, बहुत इजी है ये, थोड़ा सा याद रखने के लिए है। तो आप पॉइंट वाइज नोट्स जो हैं वो इसके टॉपिक जो